कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जिसका नाम मेसन होता है। बाहर से वो बिल्कुल आम इंसान लगता है, लेकिन असल में वह एक बहुत ही चालाक और अनुभवी चोर है। उसने इससे पहले भी कई बड़ी बड़ी चोरी की हैं, इसलिए अंडरवर्ल्ड में उसका नाम काफी मशहूर है। इस वक्त मेसन अपनी गर्लफ्रेंड एमलिया के साथ एक शानदार पार्टी में पहुंचा हुआ है। दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह वहां घुल मिलकर पार्टी का मजा ले रहे हैं। इस फंक्शन में शहर के अमीर और बड़े लोग मौजूद थे, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी और बड़े पॉलिटिशियन तक। यह पूरी पार्टी एक खास मकसद के लिए रखी गई थी। मिस्टर पेरेज नाम के एक रईस आदमी ने यह इवेंट इसलिए रखा था ताकि वो अपने महंगे प्राइवेट जेट्स और लग्जरी गाड़ियां बेच सके। एमलिया मेसन के पास आती है और धीमे से कहती है कि वह चाहती है कि मेसन उसके साथ उसके निजी द्वीप प्राइवेट आइलैंड पर चले। वह चाहती थी कि दोनों वहां जाकर कुछ समय अकेले बिताएं और अपनी बाकी की जिंदगी के बारे में सोचें। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक मिस्टर पेरेज उनके पास आ जाते हैं। मेसन मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद कहता है कि उन्होंने उसे इस पार्टी में आने का मौका दिया। मेसन थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मिस्टर पेरेज से उनकी कार कलेक्शन के बारे में पूछ लेता है। यह सवाल सुनते ही पेरेज के चेहरे पर हल्की टेंशन दिखने लगती है, क्योंकि उनकी यह कलेक्शन आम लोगों को नहीं दिखाई जाती थी। लेकिन अब जब मेसन को इसके बारे में पता चल ही गया था तो पेरेज उसके सवाल से बच नहीं पाए। आखिरकार वो मेसन और एमलिया को एक प्राइवेट एरिया में ले जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, दोनों की आंखें हैरानी से चौड़ी रह जाती हैं। उनके सामने ऐसी गाड़ियां खड़ी थीं जिनके बारे में लोग सिर्फ सपने देखते हैं, दुनिया की सबसे महंगी और सबसे दुर्लभ कारें। लेकिन इन कारों पर कोई प्राइस टैग नहीं लगा था, क्योंकि ये बिक्री के लिए नहीं थीं। पेरेज बताते हैं कि कई बड़े अरबपति लोगों ने इन्हें खरीदने के लिए भारी भरकम रकम ऑफर की थी, लेकिन क्योंकि ये मॉडल पूरी दुनिया में सिर्फ उनके पास ही थे, इसलिए उन्होंने किसी को भी नहीं बेचा। मेसन समझ चुका था कि वह इनमें से कोई कार खरीद नहीं सकता, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर खरीदना मुमकिन नहीं है तो क्या वह कम से कम एक कार को टेस्ट ड्राइव पर ले जा सकता है। पेरेज थोड़ी देर सोचते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है, एक राउंड ले लो, चलाने से क्या ही हो जाएगा। अब मेसन और एमलिया उस जगह पर मौजूद सबसे महंगी कार के पास पहुंचते हैं, जिसकी कीमत 20 मिलियन से भी ज्यादा थी। दोनों बिना देर किए उस चमचमाती गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी अचानक पूरे हॉल की लाइट्स एकदम से बंद हो जाती हैं। अंधेरा फैलते ही होटल में काम करने वाले कुछ लोग भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन असल में यह सब मेसन का पहले से सोचा हुआ प्लान था। मेसन की एक हैकर दोस्त ने सही समय पर पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद कर दिया, और जो नौकर दिख रहे थे वो असल में मेसन की ही टीम के लोग थे। जैसे ही अंधेरा हुआ, वो लोग भी अपनी अपनी पसंद की कार चुपचाप लेकर निकल गए। पूरा प्लान बड़ी आसानी से काम कर गया। कार को स्टार्ट करते हुए मेसन और एमलिया की तरफ देखता है और कहता है, अब हमारा सपना पूरा हो गया। अब हम दोनों आराम से मेरे प्राइवेट आइलैंड पर जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ठीक उसी पल मेसन की नजर दूर से आती तेज लाइट्स पर पड़ती है। वह देखता है कि एक हेलीकॉप्टर और कई कारें उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। लगता था कि किसी को उनके प्लान की खबर मिल चुकी है। मेसन हालात को समझ ही रहा होता है कि तभी अचानक एमलिया उस पर बंदूक तान देती है। उसकी आवाज पहले की तरह नरम नहीं रहती। वह कड़क लहजे में कहती है, यह सब यहीं खत्म होता है मेसन, शांतिपूर्वक सरेंडर कर दो। मेसन कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्न रह जाता है। एमलिया बताती है कि वह असल में एक पुलिस ऑफिसर है और पिछले 2 सालों से मेसन को पकड़ने के लिए ही उसके करीब आई थी। यह सुनकर मेसन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही अब उसकी दुश्मन सामने खड़ी थी। इसके तुरंत बाद वह अपने साथियों को कम्युनिकेशन डिवाइस पर कहता है, प्लान बी शुरू करो। इसी बीच दूर से पुलिस की कारों और हेलीकॉप्टर की आवाजें तेज होती जा रही थीं। बचने का रास्ता बस एक ही था। मेसन और उसकी टीम अपनी कारों को पूरी रफ्तार में मोड़ते हैं और सीधे नदी की तरफ ले जाते हैं, और अगले ही पल सभी गाड़ियां पानी में छलांग लगा देती हैं। नदी में कार गिराने के बाद मेसन और उसकी टीम किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन हम मेसन को फिर देखते हैं। वह अब बिल्कुल अकेला उसी प्राइवेट आइलैंड पर रह रहा था जहां वह कभी एमलिया के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन अब वह जगह भी उसे खाली खाली लगती थी। एक शाम मेसन का भाई शॉन उससे मिलने पहुंचता है। शॉन सीधे मुद्दे पर आते हुए कहता है कि उसके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है और उसे मेसन की जरूरत है। लेकिन मेसन बिना सोचे साफ मना कर देता है। वह कहता है कि उसने चोरी डकैती वाला काम हमेशा के लिए छोड़ दिया है। एमलिया के धोखे के बाद उसके अंदर किसी भी मिशन की हिम्मत नहीं बची। शॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो,
इस बार पूरा प्लान मैंने बनाया है, तुम्हें बस मेरे साथ चलना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन मैसन फिर भी अपनी जिद पर कायम रहता है और हाँ नहीं करता। मजबूर होकर शॉन चुपचाप उठता है और धीरे धीरे वहां से चला जाता है। अगली सुबह मैसन आराम कर रहा होता है कि तभी उसे लिंक नाम की लड़की का फोन आता है। लिंक शॉन की टीम में है और उसकी टेक्निकल एक्सपर्ट भी है। वह मैसन से कहती है, तुम्हें तो शॉन के नए प्लान के बारे में सब पता होगा। मैसन हैरान होकर जवाब देता है कि शॉन ने उसे कुछ भी नहीं बताया। यह सुनकर लिंक घबरा जाती है। उसे डर होता है कि शॉन शायद अकेले इतना बड़ा काम सही तरीके से संभाल नहीं पाएगा। इसलिए वह मैसन से कहती है कि वह तुरंत शॉन से जाकर मिले। लिंक की बात सुनकर मैसन भी परेशान हो जाता है और अपने भाई को खोजने निकल पड़ता है। इधर दूसरी तरफ शॉन उस बैंक मैनेजर से मिलने पहुंचा होता है जिसकी बैंक पर वह नजर रखे हुए था। शुरुआत में मैनेजर को यह सब मजाक लगता है, लेकिन शॉन का व्यवहार देखते हुए उसे समझ आ जाता है कि मामला गंभीर है। शॉन उसे मजबूर करता है कि वह उसकी पहचान फिंगरप्रिंट उपलब्ध कराए, क्योंकि आजकल बैंक का सब काम इसी पर चलता है। मैनेजर डर के मारे सहम जाता है और माहौल एकदम तनावपूर्ण बन जाता है। शॉन जब बैंक मैनेजर पर दबाव डाल रहा होता है तभी मैसन वहां पहुंच जाता है। मैसन उसे रोकते हुए कहता है, शॉन, हम इस तरह काम नहीं करते, यह तरीका गलत है। शॉन थोड़ा गुस्से में मैसन को बताता है कि उसकी टीम पहले ही बैंक के अंदर मौजूद है और वो उसके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर मैसन स्थिति को शांत करने के लिए कहता है, ठीक है, तुम मैनेजर के साथ यहीं रुको, मैं अंदर जाकर सब संभालता हूं। मैसन बैंक के अंदर जाता है और अंदर की हालत देखकर हैरान हो जाता है। वहां उसके कई पुराने साथी मौजूद थे, वही लोग जिनके साथ वह कभी बड़े बड़े काम किया करता था। वे सब शॉन के आदेश का इंतजार कर रहे थे। मैसन उन्हें इशारों में कहता है कि वे धीरे धीरे बाहर निकल जाएं और किसी भी तरह की गड़बड़ी न करें। उसके बाद मैसन सीधा लिंक के पास जाता है, वही हैकर जिसने सुबह उसे कॉल किया था। इसी दौरान अचानक शॉन बैंक मैनेजर को साथ लेकर बैंक के अंदर आ जाता है और माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो जाता है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड बैंक मैनेजर को डरा हुआ देखता है, उसे शक हो जाता है। वह तुरंत शॉन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैसन बीच में कूदकर शॉन को बचा लेता है। इस एक मौके ने पूरे बैंक का माहौल बदल दिया। टीम के बाकी लोग भी तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। वह तुरंत आदेश देता है कि बैंक के सभी एग्जिट बंद कर दिए जाए और अंदर मौजूद सभी लोगों को एक सुरक्षित जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए। इस बीच लिंक बैंक के कैमरों का पूरा नियंत्रण ले लेती है ताकि पुलिस या सिक्योरिटी को किसी तरह की लाइव फुटेज न मिल सके। मैसन और शॉन बैंक मैनेजर को साथ लेकर लॉकर रूम की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर मैसन शॉन से पूछता है, आखिर तुम यहां ढूंढ क्या रहे हो? शॉन धीमे से कहता है कि उसे लॉकर नंबर 1140 चाहिए। उस लॉकर में एक खास क्रिप्टो डिवाइस है। इसी बीच बैंक मैनेजर बोलता है, इस लॉकर को खोलने के लिए 2 चाबियां लगती हैं, एक मेरे पास है। इसके बाद बैंक मैनेजर जब यह बताता है कि दूसरी चाबी उसके पास नहीं है तो मैसन का धैर्य टूटने लगता है। उसे लगता है कि वह एक ऐसे प्लान में फंस गया है जिसका उसे आधा भी पता नहीं था। अब उनके पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है। मैसन लिंक से कहता है, लॉकर 1140 को हैक करके खोलो, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैसन शॉन पर भी नाराज होता है कि उसने इतनी अधूरी और गलत जानकारी के साथ इतना बड़ा काम शुरू कर दिया। उधर बाहर पुलिस बैंक को पूरी तरह घेर चुकी थी क्योंकि अलार्म पहले ही बज चुका था। इसी तनाव के बीच मैसन शॉन से पूछता है, तुम्हें पता भी कैसे चला कि इस लॉकर में कुछ इतना कीमती है? शॉन जवाब देने ही वाला होता है कि तभी लिंक की आवाज आती है, लॉकर हैक हो गया है। शॉन यह सुनकर बेहद खुश हो जाता है। वे तीनों लॉकर खोलकर अंदर देखते हैं, लेकिन लॉकर बिल्कुल खाली था। यह साफ था, किसी ने शॉन को गलत जानकारी देकर जानबूझकर यहां फंसाया था। अब शॉन मैसन को सच बताता है, असल में यह लॉकर इजाबेल नाम की एक अमीर लड़की का है। मुझे उसी ने इस चीज के बारे में बताया था। मैसन तुरंत लिंक से कहता है, इस इजाबेल के बारे में सब कुछ पता करो। तभी उसके स्क्रीन पर अचानक एक इनकमिंग कॉल पॉपअप होता है। वो कॉल मैसन की एक्स गर्लफ्रेंड अमेलिया का होता है। बाहर पुलिस की टीम का एक अधिकारी मैसन से बात करना चाहती है, इसलिए वह लिंक को कहती है कि मैसन को लाइन पर लाओ। लिंक मजबूरी में कॉल मैसन को ट्रांसफर करती है। काफी समय बाद मैसन और अमेलिया का आमने सामने इस तरह बात होना दोनों के लिए थोड़ा अजीब भी था। मैसन उससे साफ कह देता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन अमेलिया का दिमाग इस वक्त सिर्फ ऑपरेशन पर था। अमेलिया सीधे मैसन को चेतावनी देती है कि इस बार तुम लोग यहां से निकल नहीं पाओगे, लेकिन मैसन अब भी पूरा भरोसा रखता है कि वह अपने सारे दोस्तों को लेकर यहां से सुरक्षित निकल जाएगा। मैसन अमेलिया को दबाव में लाने के लिए कहता है, मेरे पास 23 लोग हैं,
अगर पुलिस ने कोई गलती की तो मैं किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता हूं, इसलिए तुम लोग शांति से काम करो। इसी बीच अमेलिया खाना लेकर आती है। मैसन भावुक हो जाता है और कहता है कि उसने सभी गलत काम छोड़ दिए हैं। वह पूछता है कि क्या एमिलिया अब भी उसके साथ प्राइवेट आइलैंड पर जाएगी। एमिलिया चुप रहने का इशारा करती है और कहती है कि पहले 2 लोगों को जाने देना होगा। मैसन तुरंत उन्हें छोड़ देता है। बैंक मैनेजर भागने लगता है। मैसन और शॉन उसे पकड़ लेते हैं। वो बताते हैं कि लॉकर सरार नाम के खतरनाक आदमी का है। मैसन सोचता है कि शायद पैसा नहीं बल्कि बड़े राज इसमें छुपे हैं। इसी बीच सरार का वकील वेरोन अमेलिया से मिलने आता है। वेरोन अमेलिया से कहता है कि मैसन और टीम को जल्दी बाहर निकालो, नहीं तो केस हाथ से निकल जाएगा। बैंक मैनेजर मैसन और शॉन को बताता है कि असली खजाना एक हार्ड ड्राइव है जो दूसरी बिल्डिंग में छुपी है। बाहर से जाना मुश्किल था, इसलिए टीम ने बेसमेंट की दीवार तोड़कर अंदर जाने का रास्ता बनाया। मैसन एक एक करके सभी बंधकों को सुरक्षित बाहर भेजता है। फिर वह अमेलिया से बात करता है और बताता है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था। अमेलिया उसे वेरोन की चेतावनी भी समझाती है कि हालात बहुत गंभीर हैं। अमेलिया कहती है कि शाम तक केस किसी और पुलिस ऑफिसर को दे दिया जाएगा। शॉन और बैंक मैनेजर एक स्टील की दीवार तक पहुंचते हैं। आगे जाना मुश्किल होता है। रात तक मिलिट्री भी पहुंच जाती है, लेकिन मैसन बाहर नहीं निकलता। शॉन और बैंक मैनेजर उस कमरे में पहुंचते हैं जहां हार्ड ड्राइव छुपी थी। सभी हॉस्टेस बाहर पहुंच चुके थे। मैसन अमेलिया को कॉल करता है, बताता है कि लोग खुद सरेंडर कर रहे हैं और प्राइवेट आइलैंड पर उसका इंतजार करेगा। मेसन अपने साथियों से कहता है कि वे सरेंडर कर दें और भरोसा दिलाता है कि सब सुरक्षित रहेंगे। एंटन, हेक्टर और शॉन सरेंडर कर देते हैं। पुलिस बैंक में दाखिल होती है और मेसन को ढूंढती है। मिलिट्री देखते हैं कि मेसन के हाथ में बॉम्ब है, लेकिन पहले वह सरार के वकील वेनन से मिलने की मांग करता है। फिर अचानक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। सबको लगता है कि मेसन मर गया, लेकिन कुछ दिन बाद अमेलिया को पता चलता है कि उसकी लाश नहीं मिली और उसके साथी भी बच गए। अमेलिया थक चुकी थी। उसने नौकरी छोड़ दी और सीधे आइलैंड पर आई। मेसन उसे देखकर बोला, मुझे पता था तुम आओगी। अमेलिया ने पूछा, तुम बचे कैसे? मेसन ने बताया कि उसने वेनन से डील की थी। लिंक ने सरार का सारा डेटा कॉपी कर लिया था। मेसन ने कहा, मैं इसे लीक या मिटा सकता हूं, अब बस मैं जा रहा हूं। सरकार ने मामला दबा दिया और मेसन बच गया। मेसन ने वेनन को साफ साफ कहा कि उसके पास सरार का पूरा गंदा डेटा है। अगर वेनन उसकी टीम को बचा ले और हर किसी के अकाउंट में $10 मिलियन भिजवा दे तो वो पूरा डेटा खुद ही नष्ट कर देगा। सरार पहले से ही ताकतवर आदमी था, इसीलिए ये डील उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। वेनन ने मेसन की बात मान ली और इसी समझौते से मेसन और उसके दोस्त सुरक्षित बाहर निकल गए। अब मेसन और शॉन उसी आइलैंड पर आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और इसी के साथ कैश आउट की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये सिंपल और क्लीन कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस मूवी पर बनाऊं। हम फिर मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।